Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all would be fine. May Allah shower His countless blessings upon you. Dear students, first of all, I congratulate you all to be promoted from class 9th to class 10th. So, today we are going to start mathematics class 10th, unit number 1, that is quadratic equations. Dear students, in today's lecture, we will discuss the key points, definition of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे. देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे. एंड देन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे. देन मेथड्स to solve a quadratic equation, इसको हम डिस्कस करेंगे. Dear students, first of all quadratic equation की definition को डिस्कस करते हैं. In your textbook on page number 2, definition of quadratic equation is given. An equation which contains the square of unknown quantity but no higher power is called quadratic equation. Dear students, इस डेफिनेशन को केयरफुली समझिएगा. An equation which contains the square of unknown, और unknown को एक्सप्लेन किया हुआ है कि unknown का मतलब यहाँ पर वेरिएबल है. इन प्रीवियस क्लासेस आपने सीखा हुआ है कि x, y एंड z, ये तीन जो लेटर्स हैं इनको हम वेरिएबल के तौर पर यूज़ करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, द वर्ड क्वाड, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें द वर्ड क्वाड, क्वाड का मतलब होता है मेकिंग स्क्वायर. क्वाड का मतलब होता है मेकिंग स्क्वायर. तो अब डेफिनेशन जो है वो तो उस वर्ड के अंदर ही मौजूद है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी. अब स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं पावर 2 को. स्क्वायर कहते हैं पावर 2 को, कि किसी वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वो स्क्वायर होगा उस वेरिएबल का. लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर वो कहता है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये हैं बट नो हायर पावर. कि स्क्वायर वाली बात तो चलो ठीक है, वो तो समझ आती है, लेकिन अगली बात ये बट नो हायर पावर, के 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर से ज़्यादा पावर उसकी नहीं होनी चाहिए. प्रीवियस क्लास 9th में आप लोग यूनिट नंबर 7 लीनियर इक्वेशन पढ़ाए हैं. लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती थी. अब यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, बट नो हायर पावर, 2 से ज़्यादा बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए. अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम इसकी देखें वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर टोटल 3 टर्म्स होती हैं.
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टोटल इसमें 3 टर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट ए होगा। सेकेंडली हमारे पास एक्स जिसका कोफिशिएंट बी होगा और इसके दरमियान में प्लस, और उसके बाद प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आप इन रियल सेंस इसको देखेंगे देन उसने कहा कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, यानी ए की जगह पर कोई रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर कौन सा होगा? वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लेकिन उसने यहां पर हमें एक बात हाईलाइट कर दिया है कि रियल नंबर के सेट में 0 भी आता है। तो यहां पर आपने ए की जगह पर एहतियात करनी है कि 0 नहीं लिखना। अब इसकी यह वजह नहीं है कि ए रियल नंबर नहीं है, ए रियल नंबर है, बट आपने यहां पर ए की जगह आपने 0 पुट नहीं करना। उसकी फिर क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि जो हमारी डेफिनेशन है उसमें हाईएस्ट पावर होनी ही 2 चाहिए। अब उसी x पावर 2 के साथ a दिया हुआ है, अगर हम यहां पर a की जगह पर 0 लिख देंगे तो 0 इस x स्क्वायर को भी 0 कर देगा और ये टर्म ही यहां से वैनिश हो जाएगी। जब ये टर्म वैनिश हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रहेगी, फिर ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसीलिए उसने हमें कहा कि a की जगह पर आपने 0 पुट नहीं करना। तो ये तो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पर अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्रिएट हो सकती हैं। हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो ये बनती है। अब मैं क्योंकि कुछ भी रख सकता हूँ 0 के अलावा, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ आ गई होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको समझ आ गई होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमें अभी देखा कि a की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। चलो जी, a की जगह पर 0 नहीं होता, अगर b की जगह पर 0 हो देन क्या होगा? तो उसने हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ाया है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा जी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इफ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिएगा जरा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। उसने हमें बता दिया कि a की जगह पर हम 0 नहीं पुट कर सकते। ओके जी, नहीं करते, इसको हम ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर। अगर मैं b की जगह पर 0 पुट कर दूं देन क्या होगा? देन ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, यहां से एलिमिनेट हो जाएगी ये टर्म, 0 x के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास एक टर्म कम हो गई है, b जो है वो खत्म हो गई है bx। क्या इवन देन क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो फिर क्यों कह सकते हैं? इसलिए कि हाईएस्ट पावर जो 2 होनी चाहिए वो तो है पड़ी। अब जब हाईएस्ट पावर 2 के साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर 3 टर्म्स तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर एक टर्म थी जिसकी पावर 1 थी। 1 पावर वाला वेरिएबल जो है वो लीनियर फैक्टर वो कहलाता है, लीनियर टर्म। अब वो लीनियर जो टर्म है वो यहां से खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगी उसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 होगी। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं
कि अगर मैं लिखूं 3x² + 7 इज इक्वल टू 0, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगी कि इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी तरह x² - 16 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स आप पूछेंगे कि यहाँ पर तो x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स जिस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा लास्ट कंटेंट है कि मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हमें समझ आ गई है। अब इसको अगर हम सॉल्व करने लगे तो हम कितने मेथड्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके, उनमें से कोई भी आप यूज़ करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। उसके बाद है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसके बारे में कहा जाता है कि कहीं पर ऐसा होता है कि जब हम मिड टर्म को स्प्लिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा होता। जब पॉसिबल नहीं हो रहा होता तो फैक्टराइजेशन मेथड को वीक मेथड जो है वो कंसीडर किया जाता है। उसके मुकाबले में क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा मेथड है, चाहे उसके फैक्टर्स मिड टर्म स्प्लिट हो रही है या नहीं हो रही, उसके फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये फार्मूला अगर बन रहे हैं तब भी उस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, अगर मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रही तब भी ये उसको सॉल्व कर लेगा। तो ये उसके मुकाबले में ज़्यादा यूजफुल मेथड समझा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है डेफिनेशन डिस्कस कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर ली है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर लिया है और मेथड डिस्कस कर लिए हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपने रिवाइज करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।